नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु एकेडमी के एक और करंट अफेयर सीजन में। देखिए आज है 5 दिसंबर का दिन और आज के वीडियो में टोटल 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए आज के प्रश्न बहुत ही सिलेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और देखिए आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल जो है आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके लिए गुड न्यूज़ है, देखिए जो आप लोग ईयरली करंट अफेयर का वेट कर रहे थे, तो देखिए वार्षिकांक यानी जनवरी से लगाए दिसंबर तक के अब तक के जितने भी करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने उनका कलेक्ट करके एक अलग वीडियो बना दिया है। तो वार्षिकांक का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। बाकी आप हमारे यूट्यूब पेज पे भी उसको सर्च करके देख सकते हैं, उसकी पीडीएफ फाइल को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें 300 प्रश्नों का रिवीजन कराया गया है। तो उसको देख लीजिएगा, 100% आप किसी भी एग्जाम में जो है करंट अफेयर में स्कोर करके आएंगे उस वीडियो को देखने के बाद। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने। तो देखिए महाराष्ट्र में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन हो गया है और देखिए इस बार देवेंद्र फडणवीस जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये जो है मुख्यमंत्री बन गए हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता देवेंद्र फडणवीस को सर्वसम्मति से महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल का नेता हाल ही में चुना गया है और देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र के। और इसके आगे जो अपडेट आएगा उप मुख्यमंत्री वाला मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। दूसरा है कि हर साल भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए 4 दिसंबर को हर साल हम मनाते हैं भारतीय नौसेना दिवस और ये दिवस समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में भारतीय नौसेना की वीरता, उपलब्धियों और अटूट समर्पण का जश्न मनाता है। और ये दिवस 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता की याद में मनाया जाता है 4 दिसंबर को। तो याद रखिएगा 4 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, भारतीय नौसेना दिवस। और तीसरा है कि टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। देखिए जितने भी ये डैम वगैरह वाले डैम वाले प्रोजेक्ट हैं या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, तो इसको थोड़ा सा आप विशेष रूप से अलग से नोट किया कीजिए क्योंकि ये निश्चित रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये स्थित है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आर्थिक मामलों की कैबिनेट ने 17.5 अरब रुपए के निवेश के साथ इस टाटो 1 या टाटो आई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। और ये पनबिजली परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश के शी जिले में स्थित होगी और इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र की ऊर्जा बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देना है। तो याद रखिएगा जो आपका ये टाटो 1 या टाटो आई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। और चौथा है कि हाल ही में गुजरात के घरचोला को किस लिए भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया। तो देखिए गुजरात का जो घरचोला है ये एक जो है पारंपरिक हस्तशिल्प है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसको अभी हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है। देखिए जो घरचोला है ये पारंपरिक हस्तशिल्प गुजरात की 27 जीआई प्रमाणित यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रमाणित वस्तुओं में शामिल हो गया है। और अभी हाल ही में इसकी घोषणा नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड विरासत से विकास तक कार्यक्रम के दौरान की गई। और गुजरात की बात कर लेते हैं कि गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम भूपेंद्र पटेल है और गुजरात में कुल 33 जिले हैं, आपको पता ही होगा। पांचवा है कि प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसको इसरो द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। देखिए बहुत सारी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं जो अपना सैटेलाइट तो बना लेती हैं लेकिन लॉन्च किसी और से कराती हैं। तो आपको बता दें प्रोबा 3 मिशन जो है ये आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है इसका एक जो है मिशन है और इसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारत का जो स्पेस एजेंसी इसरो है ये लॉन्च करेगा। कब करेगा, 4 दिसंबर को, यानी कि ये लॉन्च हो चुका है श्रीहरिकोटा से PSLV C59 के माध्यम से। और ये जो है 550 किलोग्राम का उपग्रह है यानी 550 किलोग्राम का उपग्रह है। इसको स्पेस में जो है इसरो ने भेज दिया है 4 दिसंबर को, किसके माध्यम से, PSLV C59 के माध्यम से। और इसको भेजा कहाँ से गया है, श्रीहरिकोटा से। तो प्लेस याद रखिएगा, PSLV की संख्या है PSLV C59, ठीक है, इसको क्रम याद रखिएगा। और ये प्रयास इसरो और
जो आपका NSIL है इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। तो याद रखिएगा प्रोबा 3 मिशन किसका है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का, और इसको इसरो ने 4 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से PSLV C59 के माध्यम से हाल ही में लॉन्च किया। और देखिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात कर लेते हैं। देखिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, और इसकी स्थापना 30 मई 1975 को की गई थी यूरोप में। छठवां कि हाल ही में मुर्दू फर्नांडो को किस देश की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश का जो है पद दिया गया या फिर बनी। तो देखिए मुर्दू फर्नांडो जो है ये श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं। तो ये महिला है दूसरी ऐसी महिला है जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है इनका नाम। और ये ऐतिहासिक नियुक्ति श्रीलंकाई न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि न्यायमूर्ति फर्नांडो इस पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला हैं। सवाल ये उठता है कि श्रीलंका की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो इनका नाम है सिरानी बंडारनायके। तो सिरानी बंडारनायके ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी श्रीलंका की, और मुर्दू फर्नांडो दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं श्रीलंका की। आइए श्रीलंका के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए श्रीलंका की 2 राजधानी है, एक कोलंबो है, एक श्री जयवर्धने पूरे कुट्टे है, और करेंसी यहाँ की है श्रीलंकन रूपी, और प्रेसिडेंट यहाँ के हैं अनुरा कुमारा दिशनायके, और प्राइम मिनिस्टर हैं हिरानी अमारा सूरिया। नाम बहुत इनके अजीब होते हैं, थोड़ा सा हमारे अच्छे हैं, मतलब शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं राहुल, अखिलेश, मोदी, अमित शाह, नॉर्मल नेम है। इन लोगों के नाम बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं, फिर भी याद रखना पड़ेगा अगर आपको कंपटीशन क्रैक करना है। तो 7वां है कि किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला। तो देखिए अंटार्कटिका में जो पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र है इसको खोला है चीन ने। तो यानी चीन का जो पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र है कहाँ खोला गया है, अंटार्कटिका में। और पूर्वी अंटार्कटिका के लार्समैन हिल्स में स्थित है ये, जिसका नाम रखा गया है छोंगसान राष्ट्रीय वायुमंडलीय पृष्ठभूमि स्टेशन। और इसका उद्देश्य है वायुमंडलीय घटकों के निरंतर और दीर्घकालिक अवलोकन को प्रदान करना, जो कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर मानव गतिविधि के प्रभाव पर मूल्यवान डेटा प्रदान करता है। तो याद रखिएगा अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोल दिया है चीन ने, और ये पूर्वी अंटार्कटिका में बनाया गया है इस स्टेशन को लार्समैन हिल्स में, और इसका नाम रखा गया है झोंगसान राष्ट्रीय वायुमंडलीय पृष्ठभूमि स्टेशन। 8वां है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी हो गई है। देखिए खुशी की बात है कि बाघों की संख्या भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होने के बाद बढ़ते जा रही है। वर्तमान में बाघों की संख्या 3682 हो गई है। ये आंकड़ा 2006 में दर्ज की गई 1411 बाघों की संख्या से लगभग दोगुना है। यानी कि 2006 में बाघों की संख्या कितनी थी, 1411। अब 2024 में जो है इसकी संख्या बाघों की बढ़कर कितनी हो गई है, 3682। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर, इसके बारे में बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर को कब शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया था, और ये कार्यक्रम बाघों के संरक्षण में सफल रहा है, क्योंकि बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है भारत में। और 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस जगह पर पहली बार उबर शिकारा सेवा शुरू की गई। तो देखिए उबर और ओला आपने देखा होगा, इनकी कैब वगैरह चलते थे, लेकिन अभी इनका शिकारा भी चलेगा पानी में। और ये प्लेस आपका श्रीनगर है, जहां पर पहली बार उबर शिकारा सेवा शुरू की गई है उबर कंपनी के द्वारा। देखिए उबर शिकारा को उबर इंडिया और साउथ एशिया के जो अध्यक्ष हैं प्रभजीत सिंह, इन्होंने भी हाल ही में लॉन्च किया है। और इन्होंने व्यक्तिगत रूप से उबर ऐप के माध्यम से शिकारा बुक करके जो है इस सेवा का उद्घाटन किया। और देखिए अब उपयोगकर्ता सीधे उबर ऐप के माध्यम से शिकारा बुक कर सकते हैं अगर जम्मू कश्मीर घूमने जा रहे हैं श्रीनगर में, और इस शिकारा का आनंद ले सकते हैं। पानी में ये शिकारा जो है आप इस पर बैठ के आराम से सो भी सकते हैं, खा पी सकते हैं, घूम सकते हैं झील वगैरह में। 10वां कि हाल ही में किसे एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 दिया गया। तो देखिए एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 दिया गया है मारिया विक्टोरिया जुआन को। यहाँ पे इनकी फ़ोटो दिख रही है, ये है कौन, ये एक नर्स हैं
और देखिए जो आपकी नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन हैं, इनको एस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, जो कि नर्सिंग पेशे और स्वास्थ्य सेवा में इनके अद्वितीय योगदान को मान्यता देता है। देखिए मारिया जो है ये फिलीपींस सेना स्वास्थ्य सेवा में सलाहकार हैं और फिलीपींस सशस्त्र बलों की रिजर्व फोर्स में कर्नल के रूप में कार्यरत हैं। तो मारिया विक्टोरिया जुआन फिलीपींस से बिलोंग करती हैं और इनको एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 दिया गया है, नोट कर लीजिएगा। और 11वां की इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम, जिसमें हाल ही में भारत शामिल हुआ, इसका क्या उद्देश्य है? तो देखिए इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम जिसमें भारत शामिल हुआ है, इसका उद्देश्य है मेडिकल डिवाइस विनियमों का सामंजस्य स्थापित करना। देखिए जो इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम है, इसकी स्थापना 2011 में अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल डिवाइस विनियामक सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए की गई थी और इसके सदस्य देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे नियामक प्राधिकरण शामिल हैं और इसमें अब भारत भी शामिल हो चुका है। फिर से सुनिए, इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर फोरम में भारत शामिल हो गया है और इस फोरम का उद्देश्य है मेडिकल डिवाइस विनियमों का सामंजस्य स्थापित करना। और आखिरी प्रश्न है कि किस संगठन ने नेशनल एग्रीकल्चर कोड तैयार किया है? तो देखिए जो आपका NAC यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोड है, इसको तैयार किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने। देखिए जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, इसने नेशनल एग्रीकल्चर कोड विकसित किया है, जो कि नेशनल बिल्डिंग और इलेक्ट्रिकल कोड्स के समान है। और जो NAC या नेशनल एग्रीकल्चर कोड है, देखिए ये जो है कृषि चक्र के सभी पहलुओं को कवर करेगा, जिसमें फसल चयन से लेकर कटाई के बाद की प्रक्रिया शामिल है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और पुराने करंट अफेयर के वीडियो को देख के रिवाइज करते रहिए। साथ में जो वार्षिकांक का वीडियो है उसको जरूर देख लीजिएगा, उससे आपका पूरे साल का रिवीजन हो जाएगा। तो मिलते हैं कल फिर नए सेशन में। धन्यवाद। और देखिए अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि देख रहे हैं कि संख्या थोड़ी सी बढ़ नहीं रही है आप लोगों की, कभी कभी बढ़ती रहती है, कभी घटते रहती है। तो संख्या बढ़ाइए, तभी पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मज़ा आएगा। अब ये क्लासेस कभी बंद नहीं होने वाली हैं। तो अब देखिए मैंने आपको बता ही दिया था कि क्लासेस मैं बंद नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे बच्चे जो है लगभग बड़े हो चुके हैं, 1-1.5 साल के, मतलब एक तो 1 साल से ऊपर का हो गया है, दूसरा वाला 2 साल के ऊपर हो गया है। तो अब बच्चों को संभालना थोड़ा सा आसान हो गया। पहले बच्चे छोटे तो रात भर जगना पड़ता था। तो अभी क्या है कि क्लासेस शुरू रहेंगी, तो संख्या बढ़ाइए, बच्चों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जोड़िए इस चैनल से। थैंक यू।